नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सजधारा में देर रात फटा बादल। भारी बारिश के चलते फटा बादल। प्रशासन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर किया शिफ्ट। सूचना मिलते ही डीएम ने संभाली कमान। डीएम के निर्देश पर एसडीएम पहुंचे घटनास्थल। सभी विभागों समन्वय कर भेजी रेस्क्यू टीमें। आईआरएस सिस्टम से जुड़े विभाग भी सक्रिय हैं। घटना में जान माल की नहीं हुई है कोई क्षति। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि खोजबीन भी जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि कई दुकानें क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सजधारा में बादल फटने की सूचना है और ऐसे में बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान सजधारा में हुआ है। तो वहीं डीएम के निर्देश पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। इस दौरान रेस्क्यू कर कई लोगों को सकुशल स्थान पर पहुंचाया भी गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितना नुकसान अभी तक बताया जा रहा है इस आपदा के दौरान? फिलहाल तो देखा जाए कि सहरसा में देर रात जो है बादल फटने से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो कई दुकानें जो है भी बह गई हैं और इसके साथ साथ जो है 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयानक तस्वीरें हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार जो है बारिश हो रही है और भारी वर्षा के चलते जो है इस तरह की तस्वीरें सामने आने से लोग भी भयभीत हैं। और रात्रि अगर हम बात करें, जिस तरह की घटना सामने आई और बादल फटने के बाद जो है सोंग नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, उधर जो है चंद्रभागा नदी का भी जो है जलस्तर बढ़ने लगा। तो निश्चित तौर पर उससे जो है कई लोग जो आसपास नदी के बसे हुए थे उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद जो है वो भी लगातार प्रशासन ने शुरू कर दी है। और रात से ही लगातार जो प्रशासनिक टीम है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड की टीम हो, आपदा प्रबंधन की टीम हो, लगातार जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का प्रयास कर रही है। और इसके अलावा जो 2 लोग लापता हैं उनको ढूंढने के लिए, उनकी खोजबीन करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जैसे दुकानें बही, हालांकि सबसे गनीमत ये रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं, होटल क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनका जो नुकसान का आकलन है वो प्रशासन बाद में करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, वहां रेस्क्यू करना है, जो लोग आसपास बसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों के साथ लेने के साथ जो 2 बह गए हैं उनको भी ढूंढना है, तो ये काम जो है लगातार प्रशासन टीम कर रही है। लेकिन ऐसे में योगेश, ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग लापता भी हैं। उनके खोजबीन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं? देखिए विशाल, 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनकी खोजबीन जारी है। और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं टीमों को लगाया गया है कि आखिरकार वे कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पानी की नदी से या रात्रि में इस तरह की स्थिति के चलते वो कहीं आसपास चले गए हों, या वो नदी से, नदी के किनारे से कहाँ थे, वो पूरी जानकारी जो है प्रशासन की टीम जो है वहाँ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से, उनसे जुड़े लोगों से पूछ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देर रात बादल फटा, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लगातार रेस्क्यू करने का काम जो है वो कर दिया गया है कि लोगों को वहां नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हालांकि कई सड़कें, कई पुल जो है वॉश आउट हो गए हैं। एक सिरा जो है कई सड़कों का बह गया है, उससे काफी जो है कनेक्टिविटी जो है वो कटी है। और ऐसे में अभी भी फिलहाल अगर हम बात करें तो बरसात हो रही है, सोंग नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के इलाकों की ओर न जाए। सहजारा की ओर अगर हम बात करें तो इस तरह से ये बादल फटा और सोंग नदी में पानी आया तो उससे कई पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उन चीजों का आकलन किया जा रहा है, वहां पर टीमें लगाई जा रही हैं ताकि लोग आगे ना बढ़े, क्योंकि लोग आगे जा रहे हैं। विकास नगर में भी इस तरह की घटना सामने आई कि जलस्तर बढ़ने से जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में बालू निकालने जा रहे कुछ लोग बह गए हैं, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। तो ये जो भयानक तस्वीरें हैं, टपकेश्वर मंदिर में बताया जा रहा है क्षति हुई है और वहां पर जो है पानी भी जो है जो शिवलिंग है अंदर गर्भगृह तक पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर इसकी तस्वीरें जो है वो देहरादून से देखने को मिल रही है कि सहजारा पर जब बादल फटा तो उसके चलते आसपास की जो बरसाती मतलब नदियां हैं उनमें भी उफान आ गया। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डाकपत्थर और जीवनगढ़ क्षेत्रों में सीवेज लाइन, निकासी लाइनें और गुलों के चौक हो जाने से लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से ग्रामीण परेशान हैं। हालत को देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संबंधित विभाग के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गांव की सड़कों, नालों और सिंचाई गुलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। बेतहाशा बारिश हुई है, जैसा सब जानते हैं। बहुत लंबी बारिश है और बहुत ज़्यादा बारिश है। उसकी वजह से भी
सड़कें बहुत टूटी हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो जीवनगढ़ डाक पत्थर के बीच का स्ट्रेच है और सामने डाक पत्थर के चौक चौराहे हैं, उसके अंदर एक दूसरा गंभीर समस्या है। वहाँ बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ड्रेनेज का, जो सड़कों के नीचे से गुजरता है। अब कालांतर में बहुत मतलब अब समझ लीजिए इसको 6-7 दशक पहले का, तो वो सड़कों के ऊपर सरफेस वगैरह तो काम होता रहा। उसके अंदर क्या है कि उन नालों के अंदर तमाम सारे डिपार्टमेंट्स के यूटिलिटीज़ है। किसी की पाइपलाइन है, किसी का टेलीफोन विभाग का केबल है, किसी का बिजली विभाग का केबल है, कहीं पर कोई और किसी का कोई उसके अंदर से कोई और चीज़ें जा रही है। तो उसकी वजह से क्या वो जाल जैसे नीचे बन गया। और आज बाकायदा हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के अवस्थापना खंड के अधिकारी, हमारे यहाँ जल विद्युत निगम के जो निर्माण शाखा है उसके अधिशासी अभियंता महेश अधिकारी जी, उधर तोमर जी, उधर ने जी, उधर सुल्तान जी, ये सब इंजीनियर लोग सब उपस्थित। और संवाददाता इलम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का निरीक्षण जो है विधायक की ओर से भी किया गया और क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं? हाँ जी विशाल जी, ये जो विकासनगर विधानसभा क्षेत्र है इसके डाकपत्थर जीवनगढ़ क्षेत्र में इस समय जो काफी बरसात हुई है, तो इससे यहाँ पर जो नालियाँ है और इधर जो सड़कें हैं वो काफी, उसमें कई जगह सड़कें धंस गई है और कई जगह जो नालियाँ है वो चौक है। तो जिसका जो पानी है वो जो है वो सड़कों में बह रहा है। और दूसरा यहाँ पर जो ये सड़क है इसमें दोनों ओर गहरी गहरी खाइयाँ कट गई है। और इसको लेकर के जो विभाग के अधिकारी थे उनके साथ विकासनगर विधायक द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी इधर जिस विभाग का भी जो कार्य है तो वो विभाग इसको इसका देख करके इसका एस्टिमेट बना करके और इसकी डीपीआर बना करके इस कार्य को जो है कराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल इलम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी नदियों में जमा शिल्ट हटाने का पालन न करने को लेकर स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सचिव खनन पीसीसीएफ और खनन सचिव से भी 17 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में होकर नदियों को चैनलाइज करने के लिए एक्शन प्लान पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख तय की है। सॉइल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये 2 आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय ने निर्गत किए थे। लेकिन जब 2 वर्ष बीत गए, इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो मेरे द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस महोदय को दोनों पूर्व के आदेशों का पालन कराने के लिए एक स्वतः संज्ञान लेने के लिए जो एक याचिका दाखिल की थी, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिस पर जो है सुनवाई माननीय न्यायालय लगातार जारी की। पिछली सुनवाई में जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सचिव सिंचाई, सचिव खनन, पीसीसीएफ होफ और एमडी जो है वन विकास निगम को वर्चुअली तलब किया था कि आपने कहां कहां रिवर ड्रेजिंग किया और रिवर ड्रेजिंग का एक्शन प्लान पेश करने को आज कहा था। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी वर्चुअली रूप में माननीय उच्च न्यायालय को रिवर ड्रेजिंग का जो एक्शन प्लान है, क्या क्या इन्होंने पूर्व के आदेशों का पालन किया, उस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज आदेश पारित किया है कि 17 तारीख को यानी कि परसों को जो है सचिव सिंचाई, सचिव खनन, पीसीसीएफ होफ, एमडी वन विकास निगम, ये सारे लोग जो है वर्चुअल रूप उपस्थित होंगे और रिवर ड्रेजिंग पर, नदियों के चैनलाइजेशन पर, मलबा हटाने पर, डिसिल्टिंग हटाने पर एक प्रोजेक्ट एक्शन प्लान जो है कोर्ट को पेश करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 14 अगस्त को नैनीताल के बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुए गोलीकांड में पुलिस द्वारा हेमंत ब्लोटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेमंत ब्लोटी को अंतरिम राहत दी और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार जवाब पेश करने को भी कहा है। हजार 25 को एक मिस्टर भुवन तिवारी जी द्वारा एक एफआईआर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ लिखाई गई थी, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे और एक
क्योंकि ये जो मसला था ये बितालघाट ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन से रिलेटेड था। तो इसमें दो गुटों के मैं ये कहा गया कि दो गुटों में आपस में लड़ाइयाँ हुई और जिसमें एक गोली चली और जिस पे किसी एक व्यक्ति के पाँव में गोली लगी। तो उससे संबंधित उसमें एक हेमंत बलोदी जो याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में आए, उनको भी फंसाया गया था, झूठा फंसाया गया था, उनके द्वारा कहा गया। और तो उनकी तरफ से हमने याचिका डाली थी। उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और सरकार से जवाब मांगा गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में साल दर साल प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। आज हुई सुनवाई के दौरान वन विभाग द्वारा जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान पेश करते हुए पूर्व के आदेशों के अनुपालन के लिए समय की सीमा की मांग भी की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है। इसमें कोर्ट ने पूर्व में संज्ञान लिया था फॉरेस्ट फायर्स मिटिगेशन को लेकर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और पूर्व में सामने आया था कि 65% ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज खाली हैं और जो कन्वेंशनल मेथड है फॉरेस्ट फायर लाइन वगैरह के उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे एक्शन प्लान मांगा था डिपार्टमेंट से। आज उनके द्वारा एक्शन प्लान पेश किया गया था और जिसमें उन्होंने कुछ समय मांगा है उन सारी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोर्ट ने पूर्व में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को डायरेक्ट किया था। याचिकाकर्ता का क्या कहना है? ये स्वतः संज्ञान लिया था न्यायालय ने 2018 में, और उसके बाद से क्योंकि हर वर्ष फॉरेस्ट फायर होती है तो इसलिए कोर्ट बार बार इस मैटर को हियरिंग करके एडिक्वेट डायरेक्शन इशू करती है। पहाड़ों में लगातार बारिश का कहर जारी है और ऐसे में राजधानी देहरादून में भी बादल फटने की सूचना मिली, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया है। अतिवृष्टि और जलभराव से हुए भूकटाव क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान किया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर जानकारी ली है कि किस तरह की स्थिति अभी उत्तराखंड में बनी हुई है। हालांकि अब इसका संज्ञान लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरह से आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि 2 लोग अभी लापता हैं। अतिवृष्टि से नुकसान भी हुआ है, कई दुकानें भी इस दौरान वही हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से मोर्चा भी संभाला हुआ है और अब इन क्षेत्रों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर लिया है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर वार्ता कर स्थिति जानी है और आपदा की इस घड़ी में पूरी तरह से सहयोग देने की बात भी कही है। तो देर रात बादल फटा, इस कारण ये बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोगों का रेस्क्यू भी हालांकि किया गया है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव धीराज सिंह गबरियाल ने अल्मोड़ा नगर का स्थलीय निरीक्षण किया। सर्किट हाउस से मल्ला महल तक पैदल बाजार का भ्रमण भी किया। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर को एक मॉडल के रूप में संवारने का लक्ष्य है। मल्ला महल निरीक्षण के दौरान सचिव ने अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि दशहरे तक इसे पर्यटकों के लिए खोला जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मल्ला महल में कैफेटेरिया और लाइट एंड साउंड शो को तत्काल शुरू करने और सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए। यहाँ पे काम होना है। अभी तक जितना भी काम हुआ है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है
और अल्मोड़ा के दृष्टिकोण से जो सांस्कृतिक नगरी के रूप में हम लोग अल्मोड़ा को जानते हैं, और इस मल्ला महल को अगर प्रॉपरली हम लोग यूज़ करेंगे तो वाकई में इसका जो संदेश है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो उसमें ये निर्णय लिया है कि अक्टूबर माह से किसी भी तरह हमें यहाँ पे एक्टिविटी शुरू करनी है। लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा। और खबर बागेश्वर से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुंदन परिहार को बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बनने पर बीजेपी की जिला इकाई ने आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया है। ऐसे में बीजेपी की जिला इकाई के सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कुंदन परिहार को प्रदेश महामंत्री बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नवगठित अपने बागेश्वर के जो महामंत्री जो पहली बार हमारे बागेश्वर को इतना महत्वपूर्ण सम्मान मिला है, इस खुशी में माननीय कुंदन सिंह परिहार जी के महामंत्री बनने पर भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर ने यहाँ पर स्टेशन किराए पर मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी की। चंपावत जिला मुख्यालय में जिले के 28वें स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें चंपावत विकास संघर्ष समिति की ओर से मोटर स्टेशन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए केक काटकर आतिशबाजी की और जश्न भी मनाया गया। संघर्ष समिति ने कहा है कि आज चंपावत वासियों के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। ये जनपद चंपावत 29वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि चंपावत विकास संघर्ष समिति ने इस जिले की मांग 97 सन से 5-7 साल लगातार इसमें बड़ा संघर्ष किया। इस संघर्ष के बदौलत जो है 15 सितंबर 1997 को हमारे चंपावत जिले की घोषणा बहन मायावती जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, उनके द्वारा की गई। कनखल की सड़कों पर हुई फायरिंग ने पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। दरअसल बीते सोमवार दोपहर बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग कर हरिद्वार पुलिस को खुली चुनौती दी है, जिसके बाद से ही लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इसके अलावा जगजीतपुर में बदमाशों ने बाइक पर घूमते हुए जगह जगह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, लेकिन एसपी सिटी पंकज गैरोला ने दावा किया है कि तीनों बदमाशों की पहचान कर ली गई है और पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सूचना मिली थी कि कनखल में बाल्मीकि बस्ती और ये जो हमारी जगजीतपुर की पुलिया है, इस पर जो है 3 अज्ञात जो बाइक सवारी द्वारा फायर किए गए। सूचना पे पुलिस तत्काल पहुंची है वहाँ मौके पे, तो वहाँ सीसीटीवी वगैरह फुटेज तलाशी गई है, उनमें उनको फाइंड आउट भी किया, उनको पहचान भी लिया गया है। वो कनखल क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके यहाँ जो टीमें बनाकर उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है, उनके घरों पे, उनके संभावित ठिकानों पे दबिश दी। अभी इसके बारे में क्योंकि इसमें दबिश चल रही है, इनके पकड़े जाने के बाद ही मैं आपको इसमें पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि उस फायरिंग का उद्देश्य क्या था। क्योंकि अभी तक किसी की ओर से कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसी को टारगेट करके फायरिंग की गई है, इसलिए ये कहना अभी स्पष्ट नहीं होगा कि फायरिंग का उद्देश्य क्या था। जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के साथ मिली भगत कर टेंडरों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया जाने का आरोप लगाया है और कलेक्ट्रेट में प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध भी दर्ज किया है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि इसे बीजेपी सरकार के भ्रष्ट नीतियां और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा उजागर होती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार को हम घोटालों की सरकार कहेंगे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख रहे होंगे लगातार उत्तराखंड सरकार के द्वारा
लगातार प्रदेश में घोटाले किए जा रहे हैं, घपले किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो जन सरोकार होता है सरकार इसलिए बनाता है कि वो उन उस जनता की पैरवी करे, उन जनता से जुड़े मुद्दों को मुख्यतः से रखे और उनका समाधान ढूंढे। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। आप देख रहे होंगे जमीन घोटाले मुख्यतः यहाँ का आकर्षण रहे हैं। आपने देखा होगा इन सरकारों में, आपने लगातार देखा होगा, पिछली सरकार रही हो चाहे वर्तमान में जो सरकार लगातार 2 बार रिपीट हो चुकी है, तो आप देखेंगे लगातार इनके घोटाले व्याप्त हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। कभी हमारे युवाओं के साथ छलना हो जाता है, कभी हमारे जो है जो महिलाएं हैं, महिला अपराध यहाँ पर होते हैं, और उनके साथ साथ आप देख रहे हैं जमीन घोटालों की जहाँ पर बात आती है। आज बात आ रही है मसूरी में जो जॉर्ज एवरेस्ट करके है, वहां पर जो ये जमीन घोटाला हुआ है। तो आपने देखा होगा कि टूरिस्ट एडवेंचर को लेकर जो हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है, टूरिस्ट एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए उसके नाम पर जो घोटाला किया गया है, उसमें आपने देखा होगा कि आचार्य रामदेव और उनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, उनकी जो कंपनी है उसका मुख्यतः यहाँ पर नाम आ रहा है कि उनकी निविदा में जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और गलत तरीके से वो निविदा उनको दी गई है। मैं सबसे पहले तो जो है कि आप सभी मीडिया का जो है कि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो है कि सरकार ने जो है कि पूरी सरकार ने जो है कि इतने घोटाले किए हैं और घोटालेबाज सरकार हुई है। और जिस प्रकार से हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला कि जो है कि इनके जाने के दिन आ गए हैं और 2027 में जो है कि हमारी कांग्रेस जो है कि जरूर वापस आएगी और बड़े जो है कि बहुमत से जो है कि हमारी कांग्रेस सरकार जो है कि वापस आएगी। जिस प्रकार से इन्होंने जो है कि महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपराध कर रखा है और जिस प्रकार से इतना बड़ा भू माफियाओं ने जो है कि पूरी सरकार को जो है कि यूज रखा है, तो इससे जाहिर होता है कि जो है कि सरकार के जाने के दिन आ गए हैं और 2027 में जरूर जो है कि कांग्रेस जो है कि वापस आएगी। बालकृष्ण ने जो है कि जिस प्रकार से रामदेव बाबा ने जो है कि मंसूरी में इतनी जमीन जो है कि हड़पने की कोशिश की है और उत्तराखंड के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, ये जो है कि बिल्कुल निंदनीय है और जो उत्तराखंड के साथ जो है कि बड़ा धोखा है। लोहाघाट नगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लोहाघाट व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया की पहल पर रविवार को पुलिस और व्यापारियों के बीच यातायात को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर को जाम से मुक्ति दिलाने और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय भी लिए गए। सीओ चंपावत शिवराज सिंह राणा के द्वारा थानाध्यक्ष लोहाघाट को नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों और सड़क किनारे आड़ा तिरछा वाहनों को खड़े करने वाले वाहन स्वामियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि इसी संडे को यानी कल की तारीख में हमारी व्यापारी भाइयों के साथ जो उनके संभ्रांत व्यापारी हमारे थे तथा संगठन के पदाधिकारी थे, उनके साथ मेरी तथा सीओ महोदय चंपावत की एक गोष्ठी हुई थी यातायात व्यवस्था को लेकर, जिसमें हमारा तय हुआ है उनकी मतलब व्यापारियों के द्वारा ही अवगत कराया गया है और अनुरोध किया गया है कि वन वे का समय सुबह स्कूल टाइम में 8:30 से 9:30 रहेगा तथा सायं 2 से 3:30 बजे के मध्य रहेगा। तो सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या व्यापारी भाई हैं उस दौरान वन वे का जो है आप नियमों का पालन करें। कार्रवाई तो 2-3 दिन से चली रही है कार्रवाई, जिसमें जैमर भी लगाए जा रहे हैं और क्रेन से भी टो किया जाता है और फिर उसके बाद उनमें चालान किए जा रहे हैं। और आज जो है हम डिग्री कॉलेज रोड में कल भी हमने सूचना दी, आज भी सूचना दी और कल से हम उसमें कार्रवाई करेंगे डिग्री कॉलेज वाली रोड में। और उसके बाद आज ये नैनीताल बैंक और जो बड़ौदा बैंक है इसमें भी बहुत भीड़ है कि लोगों का कहना है कि हमारे घरों से कोई एम्बुलेंस जाती है या कोई गाड़ी जाती है तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो आज सब लोगों को सूचित कर दिया गया है, यदि वो आज कल से वो लगाते हैं तो फिर उसमें हम चालानी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।